मानकपुर के उस पुल पर रात 12 बजे के बाद ऐसा क्या होता है कि लाश भी नहीं मिलती। इसी गांव की रहस्यमय कहानी और इस अंधविश्वास के पीछे छिपे सच को सामने लाने के लिए दिल्ली का एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विवेक वहां पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। गांव के उस पुल पर अपनी गाड़ी को रोककर विवेक ने अपना कैमरा निकाला और उसने रिकॉर्डिंग ऑन की। रात के 12 बज चुके हैं। मैं इस वक्त मानकपुर गांव के उसी बदनाम पुल पर हूं कि जहां मौत का साया मंडराता है। लोग कहते हैं कि यहां एक दुल्हन की रूह आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता और मैं यहां इसी अंधविश्वास का पर्दाफाश करने आया हूं। तभी विवेक को अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पुल के ठीक बीचों बीच लगभग कुछ दूरी पर लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा एक लंबे लाल रंग के घूंघट से ढका हुआ था। उस रूह को देखकर विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अंधविश्वासों पर कभी यकीन नहीं करता था, फिर भी उस दृश्य ने उसके चेहरे के होश उड़ा दिए। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है वहां? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं आप? सजी हुई दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगी। अजीब बात ये थी कि उसके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो जैसे वो हवा में तैर रही हो। विवेक का दिमाग डर पर हावी हो गया। उसने अपना कैमरा संभाला और उस दुल्हन के पीछे पीछे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रुकिए, प्लीज रुक जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जंगल के भीतर पहुंचा, वो दुल्हन गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक चीज बची थी, हवा में तैरती चमेली के इत्र की खुशबू और पेड़ की एक टहनी पर अटका हुआ लाल कपड़ा। अगली सुबह विवेक गांव के एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए वो अपने लैपटॉप पर बीती रात के कैमरे की फुटेज देख रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ घना अंधेरा और हवा में हिलते पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। वो लाल जोड़े वाली दुल्हन कहीं नजर नहीं आ रही थी। विवेक को इस तरह लैपटॉप पर काम करते देख ढाबे के रामू काका की नजर विवेक पर पड़ी। तभी वो विवेक के पास आए। उन्होंने विवेक को समझाते हुए कहा, बाबूजी, रात को यहाँ वीडियो बनाना ठीक नहीं है। क्यों काका, वीडियो बनाना क्यों ठीक नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? काका, मैं कोई अंधविश्वासी इंसान नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे बताइए, रात को उस पुल पर लाल जोड़े में कौन था? क्या गांव वाले मिलकर कोई नाटक करते हैं ताकि बाहरी लोग यहाँ ना आए? रामू काका ने गहरी सांस ली और कहा, ये कोई कल्पना नहीं है बाबूजी, ये हकीकत है। वो वैशाली है, हमारे गांव की बदकिस्मत बेटी। आज से ठीक कुछ सालों पहले उसकी शादी होने वाली थी। गांव की मासूम वैशाली शादी के दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सब लोगों ने उससे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। अगली सुबह पुराने पुल के नीचे लाल जोड़े में उसकी लाश मिली। खुली आंखें किसी गहरे राज की गवाह थीं। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया, पर सब जानते थे ये मर्डर था। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, काका, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसका मर्डर हुआ था? लेकिन शक किस पर था और वो अब क्यों भटक रही है? रामू काका कांपते हुए बोले, शायद वो अपने कातिल को ढूंढ रही है। जिसने भी उसके साथ वो गुनाह किया, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। और जो कोई भी रात के वक्त उस पुल पर जाता है, वैशाली उसे अपना कातिल समझकर सजा देती है। अब तक 3 लोग उस रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके हैं। रामू काका की बातों ने विवेक के भीतर के पत्रकार को जगा दिया था। उसे लगा कि ये कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक अनसुलझा मर्डर मिस्ट्री केस है, जिसे भूत का नाम देकर दबा दिया गया है। विवेक ने फैसला किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। तलाश करते करते विवेक आखिरकार वैशाली के घर के सामने जा पहुंचा। गांव के एक वीरान कोने में खड़ा वो मकान अब एक खंडहर बन चुका था। विवेक ने घर के बाहर इधर उधर देखा और घर के अंदर घुस गया। दीवार पर वैशाली की एक तस्वीर लगी हुई थी। तलाशी के दौरान विवेक को अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। पीले पड़ चुके पन्नों पर वैशाली की शादी के दिनों का सच लिखा था। विवेक ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, वो गांव का ही है। शादी करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी है। मेरी मौत का जिम्मेदार विक्रम सिंह। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच, यानी वर्तमान सरपंच विक्रम सिंह।
विक्रम सिंह, जो मानकपुर गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी था, क्या वैशाली की मौत के पीछे उसका हाथ था? विवेक डायरी लेकर अपने घर लौट आया। वो सोच रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। विक्रम सिंह जैसे ताकतवर इंसान पर बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना खतरनाक हो सकता है। तभी कमरे की बत्ती चली गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। विवेक ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। तभी कमरे के कोने से चूड़ियों की वही खनक सुनाई दी। विवेक ने झटके से फोन की लाइट उस कोने पर घुमाई। वहां कोई नहीं था। विवेक ने हैरान होकर देखा, वहां लिखा हुआ था, सच के करीब मत आओ वरना मारे जाओगे। विवेक डरने वालों में से नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम वैशाली हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हवा में फिर से चमेली के इत्र की खुशबू फैल गई। विवेक समझ गया कि रूह उसे चेतावनी दे रही थी, या शायद कोई और था जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन विवेक ने सरपंच विक्रम सिंह से मिलने का फैसला। वो गांव में ही एक बहुत बड़े घर में रहता था। विक्रम सिंह एक रौबदार इंसान था। विवेक सरपंच के घर गया। उसमें खुद को सरपंच के सामने एक टूरिज्म बताया। दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में विवेक ने पूछा, सरपंच जी, मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ साल पहले वैशाली नाम की लड़की की मौत हो गई थी और लोग कहते हैं कि उसका भूत भटकता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? ये सुनते ही सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, देखो छोटे शहर के पत्रकार, वो एक पागल लड़की थी जिसने खुदकुशी कर ली थी। गांव के लोग अनपढ़ हैं, इसलिए भूत की कहानियां बनाते हैं। अगर तुम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हो तो अपनी डॉक्यूमेंट्री पर ध्यान दो। बेकार की गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो, वरना पुल का रास्ता बहुत खराब है। गाड़ियां कब नीचे गिर जाती हैं पता भी नहीं चलता। ये साफ तौर पर एक धमकी थी। विवेक समझ गया कि सरपंच का रवैया साफ बयां कर रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। विवेक वापस अपने घर आ गया और उसने एक फैसला किया कि वो उस मरी हुई दुल्हन सामना करेगा। उसने अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक टॉर्च को अपने बैग में रखा और रात को अपनी गाड़ी लेकर पुराने पुल की तरफ बढ़ गया। रात बेहद खौफनाक थी। विवेक पुल के बीचों बीच खड़ा हो गया। ठंडी हवाएं चल रही थी। ठीक 12 बजे माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हवा का चलना बंद हो गया और तभी पुल के दूसरे छोर से लाल जोड़े में सजी वो दुल्हन विवेक की तरफ बढ़ने लगी। दुल्हन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर विवेक ने कैमरा ऑन किया। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वैशाली, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। सरपंच विक्रम सिंह ने तुम्हें मारा है ना? मेरे पास तुम्हारी डायरी है। जैसे ही विवेक ने सरपंच का नाम लिया, वो दुल्हन अचानक रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे चेहरे से घूंघट हटाया। जब विवेक ने उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो वैशाली का चेहरा नहीं था, बल्कि वो कोई भूत था ही नहीं। वो गांव के ही सरपंच का वफादार गुंडा मंगत था, जिसने औरत के कपड़े और मुखौटा पहन रखा था। इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता, पीछे से किसी ने उस पर हमला किया, जिससे विवेक के पैर लड़खड़ा गए और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा रहा था। अपनी बुझती हुई नजरों से उसने सामने देखा, वहां गांव का सरपंच विक्रम सिंह खड़ा था। हाँ पत्रकार बाबू, वैशाली को मैंने ही मारा, क्योंकि वो मेरी काली करतूतें जान रही थी। भूत की अफवाह तो मेरा जाल थी, ताकि यहाँ छिपा हथियारों और ड्रग्स का गोदाम महफूज रहे। अब अगली बारी तुम्हारी है पत्रकार बाबू। विक्रम सिंह ने विवेक को भी पुल के नीचे फेंकना चाहा, क्योंकि विवेक बेबस था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो सरपंच को थी और ना ही विवेक को। और तभी पुल के दूसरे छोर से लाल जोड़े में सजी वह दुल्हन वहीं आकर खड़ी हो गई, जहां विक्रम सिंह और उसका गुंडा मंगत खड़ा था। हवा में तैरती चमेली की खुशबू इतनी तेज थी कि इससे विवेक को भी होश आ गया था। विवेक ने देखा, वो असली वैशाली की रूह थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं, बल्कि एक जलता हुआ प्रतिशोध था। विक्रम, मैं कई सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी और आज वो पल आ ही गया।
असली वैशाली की रूह को देखकर सरपंच विक्रम सिंह और मंगत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। भूत का नाटक करने वाले आज असली भूत के सामने घुटनों पर थे। मंगत डर के मारे चीखते हुए भागा, लेकिन हवा के एक झोंके ने उसे उठाकर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। वैशाली की रूह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ी। विक्रम पीछे हटता गया, यहाँ तक कि वही घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो वैशाली, मुझे माफ कर दो। वैशाली की आंखों में देखते ही विक्रम के दिमाग में खौफ इतना गहरा था कि विक्रम का दिल उसे सह नहीं पाया। वो सीना पकड़कर वहीं बैठा रहा। बाकी पीड़ितों की तरह उसकी आंखें भी हमेशा के लिए वहीं खुली रह गईं। वैशाली की रूह ने विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों का गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसने विवेक को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, मानो वो कह रही हो कि सच को सामने लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगले ही पल वो रूह हवा में विलीन हो गई और सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरते हुए गांव पर पड़ने लगी। अगले दिन मानकपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। विवेक कैमरे की फुटेज और वैशाली की डायरी लेकर पुलिस के पास गया। पुलिस ने कैमरे की फुटेज और वैशाली की डायरी के आधार पर सरपंच के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया था। पुल के नीचे से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद हुआ था। दिल्ली जाने से पहले विवेक एक आखिरी बार उस पुराने पुल पर गया, लेकिन अब वहां कोई खौफ नहीं था। विवेक ने कैमरे की तरफ देखा और अपनी डॉक्यूमेंट्री का आखिरी शॉट रिकॉर्ड करते हुए कहा, कभी कभी जिन भूतों से हम डरते हैं वे हमारे बीच ही इंसानी रूप में रह रहे होते हैं। मानकपुर गांव की मरी हुई दुल्हन कोई शैतान नहीं थी, बल्कि एक इंसाफ की पुकार थी। आज इस गांव को डर से आज़ादी मिल गई है और वैशाली की आत्मा को हमेशा के लिए शांति। विवेक अपनी गाड़ी में बैठा और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही गाड़ी पुल से आगे बढ़ी, ठंडी हवा में चमेली की एक हल्की सी खुशबू पुल पर आई और गायब हो